बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टॉपिक अभी हमने आज शुरू करना है, जिसके नोट्स अभी आपको मैंने दिए हैं, तो बेटा टॉपिक क्या है? देखिए, आप हम अब तक जो है हमने टैक्स कैलकुलेशन सीखी है कि आप टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज का। ठीक है, उसमें बेसिकली उसका पहला स्टेप है कि इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इनकम कैलकुलेट होगी तो टैक्स कैलकुलेट होगा, क्योंकि टैक्स किस पे लगना है? टैक्स इनकम पे लगना है। तो हमने ये सारा काम काफ़ी हद तक किया। एक बंदे की टैक्स कैलकुलेशन, टोटल टैक्स लायबिलिटी या उसका रिफंड बनता है, उस तक हमने सारी कैलकुलेशन कर ली। ये सारी कैलकुलेशन करके सब कुछ ये हम एक स्पेसिफिक फॉर्म पे लिख के, तो ये हर साल हम एफबीआर को जमा करवाते हैं। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, अपनी टोटल इनकम सोर्स वाइज कैलकुलेट करते हैं, हम खुद करते हैं। ठीक है, और उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं और टैक्स बैंक में जमा करवाते हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक फॉर्मेट पे हम हर साल एफबीआर को जमा करवाते हैं। उसको हम फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब क्या है कि आप अपनी इनकम और उसके टैक्स का हिसाब किताब एफबीआर को, यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जमा करवाओ। ये जमा किस फॉर्म में करवाते हैं? ये हम ऑनलाइन करवाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन करवाते हैं। इसकी मैं कुछ छोटी सी वीडियो जो है वो मौजूद है नेट पे बहुत सी, उसमें से मैं कुछ सादी सी वीडियो सिलेक्ट करके तो मैं जो है वो आपको उसका लिंक जो है वो आपको दे दूंगा, और प्लस वो अपलोड कर दूंगा इस पे यूट्यूब चैनल पे, तो उससे आप देख लीजिए कि वो ऑनलाइन कैसे करवाते हैं। ठीक है, तो कुछ अभी बता भी दूंगा सारा कुछ। तो पहली बात तो ये कि हम कहते हैं कि हमने अपनी इनकम कैलकुलेट करनी है, उसका टैक्स कैलकुलेट करना है, और उसे स्पेसिफिक फॉर्मेट पे ऑनलाइन एफबीआर के पास जमा करवाना है। तो मसला ये है कि क्या सबने करवाना है? सवाल पैदा होता है ना कि क्या सबने करवाना है? नहीं, कुछ खास लोगों ने करवाना है। तो फिर वो कौन कौन से लोग हैं जिनको लॉ कहता है कि आपने अपनी रिटर्न जो है वो इनकम टैक्स वालों को जमा करवानी है? उन लोगों को हम लोग यहाँ पे उनकी लिस्ट है मेरे पास, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, ये नोट्स आपको अभी मैंने भिजवाई हुई है, हम पढ़ते हैं। द फॉलोइंग पर्संस आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर। ये लोग हैं जिन्होंने लाजमन एफबीआर को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न हर साल, एक दफा नहीं फिर बात है, हर साल जमा करवानी है। ठीक है, और पूरे साल की होती है, ये आपको पता है। कब से कब तक होती है? जो हमारा पीरियड होता है 1 जुलाई से, एक साल के 1 जुलाई से अगले साल के 30 जून तक, यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर की। ठीक है, तो किन किन ने करवानी है? एवरी कंपनी, हर कंपनी ने। जब उन्होंने एवरी कंपनी लिख दिया तो इसका मतलब है हर इदारा जो कंपनीज एक्ट या कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत एज कंपनी रजिस्टर्ड है, उसने ये लाजमन जमा करवाना है। लाजमन जमा करवाना है। उससे प्रॉफिट है, उससे लॉस है, उसका कोई टैक्स बनता है, उसका कोई टैक्स नहीं बनता, इररिस्पेक्ट हर बंदे ने जमा करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं एवरी पर्सन अदर देन अ कंपनी। कंपनी के अलावा बाकियों का क्या हिसाब किताब है? कहता है हुज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट दैट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। कहता है हर वो बंदा जिसकी हमने इनकम जो है वो कम अज कम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है। देखिए, आप हमने भी पढ़ा है ना कि वो सैलरीड में हमने पढ़ा है कि 6 लाख तक कितना होता है उसका टैक्स? जीरो। जब 6 लाख से ऊपर इनकम होती है तो फिर टैक्स शुरू होता है, फिर वो स्लैब वाइज बढ़ता रहता है। तो इसका मतलब है अगर किसी बंदे की इनकम 600,000 तक है, 6 लाख तक है, ठीक है, ये मैं 6 लाख कह रहा हूँ इस साल का, हो सकता है अगले साल ये 8 लाख हो जाए, तो पिछले साल ये 4 लाख था, ठीक है ना, 4 लाख था, इस साल उन्होंने ये सैलरीड के लिए 6 लाख कर दिया, अगले साल हो सकता है कि तब्दीली आ जाए। तो टैक्स रेट में जो टैक्स स्लैब है, टैक्स स्लैब के अंदर जहां तक टैक्स जीरो होता है जनाब, जो सैलरीड का इस साल 6 लाख है, ठीक है, तो वो वहां तक इनकम अगर किसी बंदे की है तो उसने इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवानी। मतलब ये नहीं कि सारे बेचारे मजदूर, छोटी लेबर, हर कोई अपनी रिटर्न जमा करवाएगा ना, बेचारों का टैक्स बनता है इतना, तो उन्होंने रिटर्न क्यों जमा करवानी है? तो वो रिटर्न जमा नहीं करवाएंगे। उसके अलावा हर बंदा चाहे वो एओपी है, चाहे वो इंडिविजुअल है, कंपनी तो हमने कह दिया ना, कंपनी को तो वैसे ही कोई रियायत नहीं, उसकी तो इनकम नहीं भी है, जीरो इनकम है, लॉस है, वो तो जमा करवाएगी। लेकिन बाकियों ने सिर्फ उन्होंने जमा करवानी है जिनकी जो है वो मिनिमम जो नॉन टैक्सेबल इनकम है, सॉरी मैक्सिमम जो नॉन टैक्सेबल इनकम है उससे उनकी इनकम ज्यादा है। ठीक हो गया, तो उन्होंने जमा करवानी है। ये समझ गया ना? मेरी बातें समझ आ रही हैं? एनी प्रॉब्लम? मैंने आपका चैट बॉक्स खुला हुआ है, साथ साथ में ये नोट शेयर किए हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में मुझे बताते जाए बेटा, तो हम वहीं पे करते जाएंगे। तो ये बातें क्लियर हो रही है ना मेरी? ओके करें मुझे प्लीज, ओके करें।
ठीक है, गुड 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 जनाब। अच्छा जी, और किसने, एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज डिफाइंड 36 ऑफ सेक्शन 2। अच्छा, ये लॉ का रेफरेंस है। बहरहाल एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी जमा करवानी है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद नफा कमाना, अखुवत है जैसे, ठीक है ना। तो इस तरह के और इदारे हैं, या हमारे बाज तलीमी इदारे ऐसे होते हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे और इदारे हैं और यूनिवर्सिटी हैं, बड़ी आपकी यूनिवर्सिटी हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन सब ने ये जमा करवानी होती है। एनी वेलफेयर इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन, ये सेक्शन वगैरह नहीं याद करने आपने, बस आपने पहला लफ्ज याद करना है। एनी वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, कोई वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, जैसे अल खिदमत है, जैसे शौकत खानम है, जैसे ईदी है, ये लोग भी अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं। आप कहें जी कि इनका मकसद नफा कमाना, यानी लॉ कहते हैं कि अलग बात है, नफा आप पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, यानी ये आपके ज़हन में सवाल आएगा ना, सर क्या इन पे टैक्स भी लगेगा? हम इसकी बहस ही नहीं कर रहे अभी, इसकी बहस नहीं कर रहे कि इन पे टैक्स लग रहा है नहीं लग रहा, नहीं, लेकिन इन्होंने अपनी रिटर्न जमा करवानी है, लाजमी रिटर्न जमा करवानी है। अच्छा, और इसके अलावा कहते हैं इन एडिशन टू द अबव रिटर्न इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय पर्संस हु हैज बीन चार्ज्ड। ये थोड़ा सा नोट्स में ना, मैं इसको बेटा इसकी फॉर्मेटिंग भी सही करता जाऊंगा, एक मिनट, ये यहाँ पे इसको ऐसे होना चाहिए। अच्छा जी, इन एडिशन टू द अबव अ रिटर्न इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय द पर्सन who has been charged to tax in respect of any of two preceding tax year। preceding कहते हैं पिछले, जिस बंदे पर पिछले 2 सालों में कोई टैक्स लगा है वो भी इस साल रिटर्न जमा करवाएगा। अब ये क्या बात है, इसमें ये क्यों शामिल किया मैं बताता हूँ आपको। देखें, मैं आमिर हूँ, ठीक है ना, मैं कोई छोटा सा कारोबार करता हूँ, मुझे इस साल प्रॉफिट हुआ और वो प्रॉफिट जो है वो लिमिट से ज्यादा था, टैक्स मेरा बना, तो मैंने रिटर्न भी जमा करवाई, टैक्स भी जमा करवा दिया, ठीक है, बात खत्म हुई। अगले साल फिर मुझे प्रॉफिट हुआ, उस पर जनाब मैंने टैक्स बना, मैंने टैक्स जमा करवा दिया, रिटर्न भी जमा करवा दी, बात खत्म। तीसरे साल मुझे लॉस हो गया। अच्छा, लॉस हो गया तो मेरा कोई टैक्स नहीं बना। अच्छा, मैंने रिटर्न जमा नहीं करवानी, मैंने कहा जी मेरा टैक्स ही नहीं बना, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ ना इंडिविजुअल वही रिटर्न जमा करवाएगा सेकंड पॉइंट में जिसकी इनकम मैक्सिमम जो है वो एग्जेम्प्ट इनकम से ज्यादा होगी। तो मेरी तो जनाब उतनी नहीं है, मुझे तो इस दफा लॉस हो गया, ये मुझे बड़ी थोड़ी इनकम हुई है, तो मैं क्यों जमा करवाऊं? नहीं, लॉ कहता उसे टैक्स नोटिस आ जाएगा। क्यों? आप टैक्स नोटिस आएगा, वो कहेगा जनाब देखिए मुझे आपने टैक्स नोटिस भिजवा दिया कि मैं रिटर्न जमा करवाऊं, तो मेरी तो आपने खुद कहा हुआ है कि जिस बंदे की जो है वो टैक्सेबल इनकम मैक्सिमम एग्जाम्प्ट इनकम से ज्यादा होती है वो रिटर्न जमा करवाए, तो मेरी तो नहीं है। वो कहेंगे जनाब हमें कैसे पता लगेगा, हमारे पास तो हिस्ट्री है, आप टैक्स जमा करवा रहे हैं, आप एक टैक्स पेयर हैं, आपने पिछले साल भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई, उससे पिछले साल भी टैक्स रिटर्न जमा करवाई, टैक्स टैक्स जमा करवाया जितना बनता था। तो इस साल अगर आपको इनकम नहीं आई या कम आई और टैक्स नहीं बनता तो हमें कैसे पता लगेगा इस बात का, लिहाजा आप रिटर्न जमा करवाएं। यानी रिटर्न जमा करवाने के लिए टैक्स का बनना जरूरी नहीं होता, ये मेरी बात आप याद रखें, टैक्स का बनना जरूरी नहीं होता। आप रिटर्न जमा करवाएं ताकि हमारे रिकॉर्ड में आए कि आपका इस साल कोई किसी किस्म का आपका प्रॉफिट नहीं था और कोई टैक्स आपका नहीं बना। हमें क्या पता बना कि नहीं बना, आप रिटर्न नहीं जमा करवाएंगे, हम तो समझेंगे ना कि आपने ना रिटर्न जमा करवाई ना टैक्स जमा करवाया, तो हम तो आपको नोटिस भिजवाएंगे कि जनाब जितना टैक्स बनता है वो भी जमा करवाओ और अपनी रिटर्न भी फाइल करो, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि अगर एक बंदा 2 साल तक रिटर्न जमा करवाता है, टैक्स जमा करवाता है, तो बराए मेहरबानी वो तीसरे साल अगर टैक्स नहीं भी बनता और उसका जो है वो कम भी है, उसकी इनकम कम भी है, तो फिर भी अपनी रिटर्न जू जमा जमा करवाए। अच्छा, ये मैं फिर बार बार दोहरा दूं बेटा, ये उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए लाजमी है रिटर्न जमा करवानी। इस अगर किसी के लिए लाजमी रिटर्न जमा करवानी नहीं है, वो भी रिटर्न जमा करवा सकता है, कोई उस पे लॉ की पाबंदी नहीं है। आपको पता ना, जो रिटर्न जमा करवाता है तो उस सबमिट करवाता है उस बंदे को फाइलर कहते हैं। जब वो जमा करवा देता है तो कुछ अरसे बाद उसका स्टेटस चेंज हो जाता है, वो फाइलर बन जाता है, तो फिर उसको हर जगह फाइलर वाला टैक्स लगता है। और जो रिटर्न जमा नहीं करवाता उसको नॉन फाइलर वाला टैक्स लगता है, और नॉन फाइलर का टैक्स रेट ज्यादा होता है। जैसे आप बैंक से 50 एक दिन में 50,000 से ज्यादा कैश निकलवाएं, तो अगर आप फाइलर हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं कटेगा आपका, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उस पर 0.6% वो टैक्स आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेंगे। ये चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन चीजों से बचने के लिए बाज़ बात लोग क्या करते हैं, अब उनकी इनकम भी नहीं है या इनकम कम है, तो वो कहते हैं, मुझसे सवाल करते हैं लोग कि यार हमारी इनकम तो है नहीं, फर्ज करें एक कोई औरत है, फीमेल है, उनकी इनकम नहीं है लेकिन उनके शौहर की कोई प्रॉपर्टी है, अब उन्होंने प्रॉपर्टी में डील करनी है, उन्होंने अपने को 2-4 प्लॉट बेचने हैं, आगे उन्होंने अपने बच्चों के लिए घर खरीदना है, और इन सब पे अगर आप नॉन फाइलर है तो अच्छा खासा टैक्स लगता है।
तो वो कहती हैं कि मैं कैसे फाइलर बनूं, मेरी तो इनकम ही नहीं है, ठीक है, तो ताकि मुझे फाइलर बना दो, मुझे ताकि मुझ पर टैक्स कम लगे, ठीक है। तो हम फिर क्या करते हैं टैक्स कंसल्टेंट, हम कहते हैं आप रिटर्न फाइल कर दें, नील रिटर्न फाइल कर दें, आप अपनी इनकम में 0 लिख के फाइल कर दें, आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में 0 लिख के सबमिट का बटन दबा दें, रिटर्न फाइल हो जाती है और आप फाइलर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखें, हम पढ़ रहे हैं ना, इन लोगों के लिए लाजमी है, तो लोगों के लिए लाजमी नहीं भी है, वो भी अपनी रिटर्न जमा करवा सकते हैं, जमा करवाने पे पाबंदी नहीं है। सही हो गया, आगे चलें, यहां तक समझ आ रही है? किसी भाई को प्रॉब्लम हो ओके का मैसेज करे मुझे, बल्कि देखें 1 मिनट देखें इनको एक दफा, फिर ऊपर से लेके .1 से लेके .5 तक पढ़ें, कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो मुझे बताएं प्लीज। जी बेटा, बेटा .5 है, .5 है कि अगर अगर पिछले 2 सालों में आपने टैक्स जमा करवाया है, रिटर्न फाइल की है, और इत्तेफाक ऐसा है कि इस साल अगर आपका टैक्स नहीं बना लेकिन रिटर्न आप फाइल करेंगे, ठीक है, रिटर्न आप फाइल करेंगे। हालांकि ऊपर जो पॉइंट नंबर 2 है वो क्या कहता है कि अगर किसी साल की आपकी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट इनकम से कम है तो आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। तो आप पिछले 2 साल आपने टैक्स पे किया है, इस साल आपकी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट इनकम से कम आ गई मैक्सिमम लिमिट से, ठीक है, तो आप कहेंगे जी मेरे पे तो लागू नहीं होता, नहीं, यहाँ लॉ कहता है नहीं आप करेंगे। अगर आपने पिछले 2 साल में टैक्स पे किया है तो इस दफा भी अपनी रिटर्न फाइल करें। टैक्स नहीं भी बनता, इन्फॉर्मेशन दें, फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या है, इट्स इन्फॉर्मेशन, आप बता दें जी मेरी 2 लाख इनकम है, ठीक है, और टैक्स मेरे पे 0 है, उसको सबमिट का बटन दबाते हैं, बस सबमिट हो गई, कोई टेंशन नहीं जी। जी बेटा इसको पढ़ें, ये बहुत नॉलेज की चीजें हैं, मैं बार बार आपको बताया करता हूँ कि आपके सब सब्जेक्ट जो है बड़े अच्छे हैं, मैं पढ़ाता हूँ, ऑडिट में आपको पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है ऑडिट आपका लाइफ में काम आए, हो सकता है ना आए, आप कहीं जॉब करें, वहाँ ऑडिट से मुतल्लिक कोई चीज हो तो वहाँ आपके ऑडिट काम आएगा, यकीनन आएगा, लेकिन आपका ये टैक्स का वो वाहिद सब्जेक्ट है जो मैं कहा करता हूँ कि आपने नौकरी करनी है या नौकरी नहीं करनी, लेकिन आपका ये सब्जेक्ट आपकी सारी जिंदगी काम आएगा, ठीक है। आपने अपना कारोबार करना है, आपने अपनी दुकान बनानी है या फैक्ट्री बनानी है, आपने कहीं नौकरी करनी है कहीं नहीं करनी, लेकिन आपका टैक्स का सब्जेक्ट ना सिर्फ आपके काम आएगा बल्कि आपके इधर उधर दोस्त रिश्तेदार जो है वो, यार हैंड रेस ना करो, मुझे वो सारा ना स्टॉप शेयरिंग करके आना पड़ेगा उसमें बेटा, जरूरी है बात करनी, यहाँ से चैट के थ्रू कर लो बात अगर करनी है तो, या ठहरो फिर मैं जाता हूँ वहां पे, जिन्होंने कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है उसमें, जी किन्होंने हैंड रेस किया है, किधर गए हैं हैंड रेस करने वाले, ओ भाई किधर हो आप लोग, किसने हैंड रेस किया था, दोबारा हैंड रेस करें, अच्छा ओके ठीक है, मिस्टेकनली हुआ, ठीक है बेटा, आज स्क्रीन शेयर दोबारा कर रहा हूँ मैं, आ जाए जी। 5 पॉइंट्स आपको मैंने कहा है, ये हम बड़े ओके हैं, ओके का मैसेज करें मुझे, आपको समझ आ रही है, आपको समझ आ रही है ये सारी। सैयद असद नफीस ने फिर हाथ खड़ा कर दिया है, चलें आगे बढ़ते हैं असद, फिर बाद में बात करेंगे आपसे यार, या ये आप यहीं पे पूछ लो चैट में, ठीक है। आए जी पॉइंट नंबर 6, क्लेम्स अ लॉस कैरीड फॉरवर्ड फॉर अ टैक्स ईयर। ये कैरी फॉरवर्ड लॉस का टॉपिक है, ये टॉपिक हाईली टेक्निकल है बेटा, आपके कोर्स में नहीं, हमने नहीं पढ़ा, तो अगर मैं पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो समझ नहीं आएगा, इसको बेटा आप छोड़ दें। .6 मैंने आपका छुड़वा दिया है, .7 पे आए, owns immovable property with a land area of 500 square yards or more। कहते हैं अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो 500 स्क्वायर यार्ड या उसकी ज्यादा है, यार्ड्स किसे कहते हैं बेटा, यार्ड्स कहते हैं गजों को, तो अगर आपके पास 500 स्क्वायर यार्ड या उससे ज्यादा है तो फिर भी आप रिटर्न फाइल करेंगे, चाहे आपकी इनकम 0 ही क्यों नहीं है। ये 500 स्क्वायर यार्ड कितना बनता है पाकिस्तान यहाँ पे लाहौर में, या कितने मरले बनता है, कोई बताएगा 500 स्क्वायर यार्ड कितने मरले हैं? हम तो यहाँ पे स्क्वायर यार्ड में करते नहीं है, ये तो कराची वाले करते हैं, 10 गज का बंगला, 20 गज का बंगला, 500 गज का, 1000 गज का, 100 गज का, तो देखते नहीं वो टीवी पे आता है जी, ये 100 गज पे जिन्होंने 4 मंजिला बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग गिर गई है, बंदे मर गए हैं। जी कोई बताएगा कितने स्क्वायर यार्ड एक मरले में होते हैं?
कौन बताएगा? कोई नहीं, किसी को नहीं आता। गुड गुड, बल्ले बल्ले बल्ले। ठीक है, यस। 225 स्क्वायर फुट का एक मरला होता है। तलहा चौधरी आपने सही बताया, 225 स्क्वायर फुट का एक मरला होता है। लेकिन कितने स्क्वायर यार्ड का एक मरला होता है? कितने स्क्वायर यार्ड का एक मरला होता है? नहीं, मरले गलत निकाले हैं आपने। नहीं 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 नहीं, गलत निकाले हैं। कितने स्क्वायर यार्ड का एक मरला होता है? नहीं, ये भी गलत। और ट्राई मारो, मारो ट्राई। नहीं बेटा नहीं। एक, अच्छा मुझे बताएगा, अच्छा पहले बताएं मुझे, एक यार्ड है ना, गज को कहते हैं। एक गज में कितने फुट होते हैं? एक गज में कितने फुट होते हैं? एक गज में कितने फुट होते हैं? 3 गलत। हाँ यस, तीन तीन तीन, 3.25 नहीं, 3। बिल्कुल जी, 3 फुट होते हैं एक गज में। तो आपका एक मरला होता है 15 बाय 15 फुट का। 15 बाय 15 फुट का, यानी 15 बाय 15 का, पंजाबी में उसे कहते हैं 15 बाय 15। ठीक है ना? तो 15 फुट मल्टीप्लाई बाय 15 फुट, तो इक्वल टू आ गया, कितना आ गया? 225 स्क्वायर फीट। 225 स्क्वायर फीट, उसका एक मरला हो गया। अब 15 बाय 15 को जरा 3 पे डिवाइड करें। एक में होता है ना, एक गज में 3 फुट होते हैं, तो जरा डिवाइड करें जरा। 15 डिवाइडेड बाय 3, तो जवाब आया 5। दोनों तरफ 5 5 जवाब आ गया। इसका मतलब है कि आपका एक मरला कितना होता है? आपका एक मरला होता है 5 × 5 इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यार्ड। ओ सॉरी, 15 25 स्क्वायर यार्ड। ये है जी आपका आपका 25 गज इज इक्वल टू एक मरला। वो जो अक्सर आप सुनते हैं ना वहां पे कराची में, वो जी 100 गज जगह थी, इसके ऊपर इसने 6 मंजिला बिल्डिंग बना दी है, तो थल्ले आ गई है। तो वो 100 गज क्या होता है? वो 100 गज एक्चुअली 4 मरले होते हैं। तो अंदाजा कर लो जरा, 4 मरलों पर अगर 6 मंजिला बिल्डिंग बनाई है, तो वो तो तीली खड़ी होगी ना, तो तीली तो किसी कुछ नीचे गिर सकती है। तो बेटा 25 स्क्वायर यार्ड का एक मरला होता है। कैसे? 5 बाय 5। इसको फिट में करना है, तो आप एक फुट, एक गज में कितने फुट होते हैं? 3। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, तो एक मरला कितने फुट का हो जाएगा? 15 × 15, 225 फुट का। ठीक है, ओके हो गया? समझ आ गई कि आपने स्क्वायर यार्ड से मरले कैसे बनाने हैं? क्लियर हो गया? अब वो कराची वाली बोलियां बोलेंगे कि 100 भैया इसने 100 गज की जमीन पे जो है वो 6 मंजिला फ्लैट बना के बेच दिए, तो वो जो है वो जनाब जो है वो अ, तो जो है वो ये हो गया और वो हो गया। और कौन सा? और तो केरा स्कॉलर गूगल हमजा कलीम, तो स्कॉलर गूगल ही नहीं, वो तो थले ना ही। अब सुने ये स्कॉलर गूगल क्या कह रहा है, मैं बता देता हूँ बेटा आपको। आपका जो स्टैंडर्ड मरला है वो 225 स्क्वायर फीट का होता है, यानी 225 फुट का मरला होता है। एक होता है मरला जिसे जरीब का मरला कहते हैं, लफ्ज याद रखें, जरीब का मरला। जरीब का मरला, जरीब का मरला 252 फुट का होता है। जरीब का मरला 252 फुट का होता है। ठीक है, एक उससे भी बड़ा मरला होता है जो 275 फुट का होता है। 275 फुट का मरला तकरीबन खत्म हो चुका है। 252 फुट का मरला आपके रिमोट एरियाज में जरीब का मरला अभी भी चलता है। शहरी इलाकों में 225 फुट का मरला होता है। ठीक है, बल्कि अब तो ज्यादा 225 ही हो गया है, वो जरीब भी लोग छोड़ते जा रहे हैं। कभी 275 था, फिर वो जरीब का मरला आया 252 का, फिर वो अब आ गया नॉर्मल मरला, छोटा मरला जिसे कहते हैं 225 का। आपके शहरी इलाकों में सारों में हर जगह 225 फुट चलता है। ठीक है, वो गूगल ने मेरा वो जरीब के मरले का जवाब दिया हुआ है, अंकल गूगल ने। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हम जो मरले कहते हैं ना, सोसाइटी में मेरा 10 मरले का घर है, सोसाइटी वाले कहते हैं ये 8 मरले का प्लॉट है, बहरिया टाउन वाले कहते हैं 6 मरले का प्लॉट है, वाबड़ा टाउन वाले कहते हैं 10 15 मरले का प्लॉट है, जोहर टाउन में 6 मरले का प्लॉट है, वहां पे इतने मरले का प्लॉट। ये बेटा सब 225 वाले हैं, सब 225 वाले हैं। वो गांव में आप कहीं जाएंगे, गांव में जो पुराने मरले हैं वो कहीं 252 फुट होंगे, लेकिन उनके साथ में लिखा होता है ये जरीब का मरला है। ठीक है, तो 225 फुट का मरला होता है। वापस आएंगे अपने टॉपिक की तरफ। तो 25 स्क्वायर यार्ड का हो गया एक मरला,
तो 250 स्क्वायर यार्ड का हो गया 10 मरले, और 500 स्क्वायर यार्ड में कितने मरले हो गए? एक केनाल यानी 20 मरले। एक केनाल यानी 20 मरले। ये पता है ना सबको, ये केनाल में कितने मरले होते हैं? 20 मरले होते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कि ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी विद अ लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड्स और मोर, जिसके पास 500 स्क्वायर यार्ड यानी एक कनाल या उससे ज्यादा कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ओन्स एनी फ्लैट है या फ्लैट है रेटिंग इन falling within municipal limit existing immediately before the commencement of local government law, ये सब छोड़ दें, अगली बातें छोड़ दें। जिस बंदे के पास भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है 500 स्क्वायर यार्ड तक, वो भी करवा। इसका मतलब है एक बंदा है, वो बेचारे की कोई आमदन नहीं, लेकिन उसकी एक कनाल जमीन है, तो जनाब वो भी जो है वो रिटर्न फाइल करेगा, ठीक है। नीचे आए 8 में, owns immovable property with land area of 500 square yards or more located in rating area, ठीक है। नीचे कहता है आपके पास 500 स्क्वायर यार्ड या उससे ज्यादा की जमीन है किसी रेटिंग एरिया में, वही ऊपर वाली बात ही होगी। रेटिंग एरिया जरा दूर दराज एरिया, तो बेटा वो पहली बात है, या दूसरी बात है, बात वही है जिस बंदे के पास एक कनाल से ज्यादा जमीन है यानी 500 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब जमीन मकान दुकान कुछ भी इस तरह का, वो सब के सब जमा करवाएंगे, ठीक है। ओन्स अ फ्लैट हैविंग कवर्ड एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर फीट और मोर लोकेटेड इन रेटिंग एरिया, जिसके पास दूर दराज के एरिया में, रेटिंग एरिया में 2000 स्क्वायर फुट का जो है वो फ्लैट है। 2000 स्क्वायर फुट कितने बनेंगे? ये करीबन बन जाएंगे 9 मरले के करीब, नहीं 8 9 मरले के करीब उसका कोई फ्लैट है, ठीक है ना, तो वो भी जो है वो जमा करवाएगा रिटर्न। बस ठीक है, हमने पढ़ लिया। आगे हैं जी, ये तो होगी जमीनों के किस्से कि यार जिसके पास फ्लैट है या जिसके पास कनाल से ज्यादा जमीन है वो जमा करवाएगा, ठीक है। हाँ, मरले नहीं कनाल हो, 20 मरले का एक कनाल होता है, 20 मरले का एक कनाल होता है, तो 500 स्क्वायर यार्ड में कितना होगा? एक कनाल होगा, एक कनाल, ठीक है। एक कनाल या उससे ज्यादा जमीन है तो फिर वो जमा करवाएगा। तो आप सोचे ना कि इसमें छोड़ा ही कुछ नहीं उन्होंने, ये तो धड़ाधड़ सारे पिंडुओं को भी रिटर्न जमा करवानी पड़ेंगी। उन्होंने तो मरबे होंगे ना, किले होंगे ना, होंगे बेचारा आना आंदा नहीं बेचारे है कुछ नहीं, सादे से बेचारे देहाती आदमी आजकल परेशान होंगे। वो गंदम की फसल आ रही है, ऊपर बारिशें पड़ रही हैं, ठीक है। वो 2000 कनाल का नहीं होता, 225 फुट का एक मरला होता है, तो उसको जरा 2000 स्क्वायर फुट को डिवाइड करो ना 225 पे, तो कितना होगा? वो 10 मरले भी नहीं होता बेटा, खुद ही कैलकुलेट कर ले, ठीक है। समीर ना करवाओ बेटा ला, तो हाँ 8.8 मरला बन गया चौधरी तलहा। बेटा आप रिटर्न जमा ना करवाएं या कुछ ना करवाए तो उसकी मर्जी है, लेकिन लॉ कहता है करवानी चाहिए जी। अगले पॉइंट पे आए, ओन द मोटर व्हीकल हैविंग इंजन कैपेसिटी अबव 1000 सीसी, ठीक है। कहता है कि जो है ना वो जिसके पास कोई मोटर व्हीकल है 1000 सीसी से ज्यादा, अब मैं तो बच गया, ठीक है ना, मेरे पास तो 1000 सीसी गाड़ी नहीं है, 1000 सीसी से भी कम है। तो जिसके पास 1000 सीसी से ज्यादा गाड़ी है, 1000 सीसी वाला भी नहीं, 1000 सीसी से ज्यादा गाड़ी है, वो भी रिटर्न जमा करवाएगा। वैसे मैं तो कराता हूँ क्योंकि मेरी इनकम है। तो जिसके पास 1000 सीसी से ज्यादा गाड़ी है वो रिटर्न जमा करवाएगा। 1000 सीसी तक एग्जाम्पशन है, ठीक है। तो इसका मतलब 1300 सीसी गाड़ी से शुरू हो जाए तो हर एक को रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। वो यही कर रहे हैं ना, इससे अगली जो लाइनें हैं वो छोड़ दें। उसमें एक बात कह रहा है वो हमने नहीं पढ़नी। कहता है ये जो प्रॉपर्टी वगैरह क्या ना, इस अगली लाइनों में बेसिकली बेटा वो ये कह रहा है कि ये जो ऊपर पॉइंट है ना कि प्रॉपर्टी इतनी हो या फलां चीज इतनी हो, या ये कार इतनी हो, तो कहता है ये ऑर्फन पे अप्लाई नहीं होता, विडो पे अप्लाई नहीं होता, नॉन रेजिडेंट पे अप्लाई नहीं होता, और डिसेबल पे अप्लाई नहीं होता। यानी एक यतीम है ऑर्फन, उसके पास अगर एक कनाल जमीन भी है तो वो रिटर्न फाइल करना रिक्वायर्ड नहीं है अगर उसकी उम्र 25 साल तक है। जब उससे बड़ा होगा तो फिर रिक्वायर्ड है, ठीक है, सिर्फ इस वजह से। लेकिन अगर उसकी इनकम है तो फिर वो जमा कराएगा। तो ये अगली बात की, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप यहां तक ही याद करें बस। ओन्स अ मोटर व्हीकल हैविंग इंजन कैपेसिटी ऑफ 1000 सीसी, जिसके पास 1000 सीसी से ज्यादा की कोई गाड़ी है तो वो जमा करवाएगा। तो मोटर व्हीकल में सारा कुछ शामिल है, आपके पास हाईएस है, आपके पास वो ट्रैक्टर होता है वो भी है, ठीक है ना, तो आपके पास डाला है वो भी है, सारा इसमें शामिल होता है। नीचे has obtained national tax number or is holder of commercial or residential connection of electricity। पहला पॉइंट है has obtained national tax number, एनटीएन। जिसने एनटीएन हासिल कर लिया हुआ है इसका मतलब है वो आप टैक्स के निजाम में रजिस्टर्ड हो गया है। जब वो टैक्स के निजाम में रजिस्टर्ड हो गया है तो रिटर्न जमा करवानी चाहिए उससे। अगर वो रिटर्न जमा नहीं करवाएगा
तो टैक्स वाले ना बेसिकली चेकिंग करते हैं, टैक्स वाले ना, रिकॉर्ड है, अब तो सारा कुछ आईटी बेस आ गया ना, अब सारी चीज आईटी बेस हो गई है। तो वो निकाल देता जी फलां बंदे के पास एनटीएन है और उसने रिटर्न जमा नहीं करवाई, तो वो उसको एक एक नोटिस भिजवा देते हैं, जनाब आप रिटर्न जमा करवाओ। जिसके पास एनटीएन है उसने लिया था अगर, तो वो रिटर्न जमा करवाए। अच्छा, अगला कौन सा है? इज होल्डर ऑफ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिसके पास कमर्शियल या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है। ये क्या होता है कमर्शियल कनेक्शन, इंडस्ट्रियल कनेक्शन? इसी बेटा टैरिफ कहते हैं। टैरिफ, ये इलेक्ट्रिसिटी में तीन तरह के टैरिफ हैं, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक। डोमेस्टिक वो होता है जो हमारे घरों में होता है, कमर्शियल वो होता है जो दुकानों वाला है, ठीक है ना, ट्रेडिंग वाला है, या कहीं पे तजारत होती है वो वाला है, और इंडस्ट्रियल है कोई फैक्ट्री कनेक्शन, ठीक है। तो घरों का उसने नहीं का जिक्र किया, लेकिन क्या अगर किसी के पास इज होल्डर ऑफ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन, किसी के पास बिजली का कोई कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, वेयर द अमाउंट ऑफ एनुअल बिल एक्सीड्स 500,000, और उसका सालाना बिल 5 लाख से ज्यादा है, सालाना बिल 5 लाख से ज्यादा है, वो भी अपनी रिटर्न जमा करवाएगा, वो भी अपनी रिटर्न जमा करवाएगा, ठीक है। जाहिर है अगर किसी का 5 लाख से ज्यादा बिल कितना बना महीने का, मंथली तकरीबन बन गया ना ये 40-42 हजार रुपए बन गए, इतने बन गए ना, 40-42 हजार रुपए बन गए बिल के। तो जिस बंदे को, बंदे की दुकान का बिल 40-42 हजार रुपए आता है, या जिस बंदे की फैक्ट्री का बिल 40-42 हजार आता है, तो वो कमाई भी तो करता होगा ना, सही है ना। उन्होंने कहा कि वो अपनी रिटर्न जमा करवाएगा, लाजमी जमा करवाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 तक हमने किया है। तो बेटा यहाँ तक देखिए, मैं फिर थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, आप एक दफा फिर इसकी इंग्लिश ऊपर से लेके पॉइंट नंबर 5 तक का पहले हमने डिस्कस किया था, अब आगे 6 से 9 तक देखें, कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछें, तो फिर हम जरा स्लोली आगे बढ़ते हैं।
जी, एनी प्रॉब्लम? भाई एनी प्रॉब्लम? पढ़ लिए पॉइंट सारे? जी, फिर पॉइंट नंबर 7 पे आए। कहते इज अ रेजिडेंट पर्सन, वो रेजिडेंट पर्सन है। नहीं, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट क्या होते हैं ये? बेटा, जो बंदा पाकिस्तान में ज्यादा अरसा स्टे करता है उसे रेजिडेंट कहते हैं, जो नहीं करता उसे, मुल्क से बाहर होता है, उसे नॉन रेजिडेंट कहते हैं। ये नंबर ऑफ डेज के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं, ये हमने पढ़ा नहीं है। तो रेजिडेंट पर्सन समझ लें पाकिस्तान में रहता है बस। और रेजिडेंट पर्सन रजिस्टर्ड विद एनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ जो है वो रजिस्टर्ड है। यानी इसके साथ कौन से रजिस्टर्ड है भाई? तमाम के तमाम बिजनेस, तमाम की तमाम इंडस्ट्रियां। अच्छा, और बिजनेस एसोसिएशन या बिजनेस एसोसिएशन के साथ रजिस्टर्ड है। बिजनेस एसोसिएशन कौन सी होती है? जैसे एप्टम है, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन, इनमें जो रजिस्टर्ड है। और एनी मार्केट कमेटी, आपके जो सारे आड़ती हैं ये मार्केट कमेटी में रजिस्टर्ड है। or any professional body including Pakistan Engineering Council, Pakistan Medical Dental Council, Pakistan Bar Council, Provincial Bar Council, Institute of Chartered Accountants, Institute of Cost Amendment Accountants, जो प्रोफेशनल बॉडीज के साथ रजिस्टर्ड हैं। आपके तमाम इंजीनियर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड हैं। आपके तमाम डॉक्टर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड हैं। तमाम वकला पाकिस्तान और प्रोविंशियल बार काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड हैं। तमाम अकाउंटेंट्स जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं वो ICMA और CA के साथ रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो वो जो है वो सब के सब अपनी रिटर्न जमा करवाएंगे। ठीक है, हर बंदा जो रेजिडेंट है, ठीक है, और उसको रिक्वायर्ड है कि अपनी फॉरेन इनकम की रिटर्न जमा करवाए, तो वो भी जमा करवाएगा। सही। फॉरेन इनकम कौन सी होती है? जो पाकिस्तान से बाहर से आए। एवरी इंडिविजुअल हुज इनकम अंडर हेडिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्सीड्स 300,000 but does not exceed 400,000 is also required to file a return। यहाँ वो कह रहा है कि जिस बंदे की इनकम फ्रॉम बिजनेस 3 लाख से ज्यादा है वो भी जमा करवाएगा। ठीक है, अगर तो उसकी 4 लाख से ज्यादा है वो तो जमा करवाएगा ही करवाएगा ना। 3 लाख से भी ज्यादा है तो वो जमा करवाएगा अपनी रिटर्न। जी जी, था हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न, ये पॉइंट्स हैं आपके। और ये ठीक है जी, ये इतने पॉइंट है आपके, ये आपने याद करनी। हमने क्या सवाल पढ़ा है? हमने सवाल पढ़ा है हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ये एनुअल रिटर्न होती है, मैंने पहले बताया आपको। एनुअल से मुराद है कि हर साल जमा करवाते हैं आप। अब ये अगला हिस्सा छोड़े, मैं उससे अगले हिस्से पे आ रहा हूँ। अब ये जमा करवानी कब है? जमा करवानी कब है? यानी इनकम तो है ना हमें, जो इनकम है वो तो साल की हो रही है। इनकम हो रही है पूरे साल की। साल कौन सा है? नॉर्मल साल वही होगा 1 जुलाई से 30 जून। तो रिटर्न कब जमा करवाएंगे? मैं इस पे आता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा बनाया लगा था तो रह गया था, अब मैं आपको बना के समझाता हूँ जी। और जी, पहले कंपनी, हम करेंगे कंपनियां कब रिटर्न जमा करवाएंगी। कंपनियों की इन्होंने 2 टाइप्स करनी है रिटर्न जमा करने के लिए के हिसाब से। जब उनका फाइनेंशियल ईयर एंड्स बिटवीन 1 जनवरी टू 30 जून, वो कंपनियां जिनका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है कब? 1 जनवरी से 30 जून तक, इसके दरमियान किसी भी दिन। भाई अक्सरियत का तो होता ही 30 जून को है, तो वो भी हैं जिनका कुछ 30 मार्च को होता है, वो भी हैं जिनका 30 अप्रैल को होता है। ये कम है, ज्यादा वो होंगी जिनका 30 जून को होता है। ठीक है, ये सब कंपनियां कब तक रिटर्न जमा करवाएंगी? अप टू 31 दिसंबर ऑफ दैट ईयर।
उस साल के 31 दिसंबर तक जमा करवाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का ईयर एंड हुआ 30 जून 2019 को, वो अपनी रिटर्न कब जमा करवाएगी? वो अपनी रिटर्न जमा करवाएगी अप टू 31 दिसंबर 2019। एक कंपनी का ईयर एंड रिटर्न दैट हुआ है 31 मार्च 2019 को, वो अपनी रिटर्न कब जमा करवाएगी? अप टू 31 दिसंबर 2019। यानी अगर कंपनी का साल खत्म हो रहा है 1 जनवरी से 30 जून, इन दोनों डेट को शामिल करके दरमियान में किसी भी तारीख को, तो वो कब तक अपनी रिटर्न जमा करवाएंगी? ला उन्हें टाइम देता है, क्योंकि रिटर्न बनानी होती है सारी, ठीक है, कैलकुलेशन करनी होती है। इंडिविजुअल की तो आसान होता है, कंपनियों में बड़ा मुश्किल काम होता है। दूसरी बात है, कंपनियों ने रिटर्न के साथ अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जमा करवानी होती हैं, तो वो कब तक जमा करवा सकती हैं? उस साल के 31 दिसंबर तक। जी बताएं मुझे, ये समझ आया पॉइंट? जी बोलें, बोलें 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 बोलें, पॉइंट समझ आया है? ओके, आगे है जी। इससे अगली टाइप कौन सी है? इससे अगली टाइप है कंट्रोल सी। हमने किया है कि जिन कंपनियों का साल खत्म होता है 1 जनवरी से 30 जून तक, वो तो अब जमा कराएंगी। तो जिनका नहीं होता, बल्कि उनका साल खत्म होता है 1 जुलाई से, यानी जून से आगे चली जाती हैं वो, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक, वो कब जमा करवाएंगी? वो कब जमा करवाएंगी? वो जमा करवाएंगी अप टू 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल के 30 सितंबर तक, अगले साल के 30 सितंबर 30 सितंबर तक, ठीक है। यानी एक कंपनी जिसका साल हम होता है खत्म हुआ 30 सितंबर 2019 को, वो कब जमा करवाएगी? अप टू 30 सितंबर 2020, ठीक है। एक कंपनी का साल हुआ खत्म हुआ 31 दिसंबर 2019 को, वो कब रिटर्न जमा करवाएगी? 30 सितंबर 2020। समझ आ गई है? तो कंपनियों के उन्होंने दो हिस्से कर दिए, एक वो जिनका फर्स्ट हाफ में साल खत्म होता है, यानी 1 जनवरी से 30 जून तक, वो तो उसी साल के 31 दिसंबर तक जमा करवाएंगी। एक वो जिनका सेकंड हाफ में होता है, वो कब जमा करवाएंगी? वो कब जमा करवाएंगी? अगले साल के 30 सितंबर तक। उन्हें टाइम थोड़ा बस ज्यादा दे दिया, बस लॉ की मर्जी, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? कंपनीज के उन्होंने दो हिस्से कर दिए हैं जी। कोई सवाल? मुझे ओके करें, समझ आ रही है तो मुझे ओके करें। अच्छा जी, हमने किया कंपनी को, कि कंपनी का जमा करवाएंगे कब? क्योंकि कंपनियों में ना नॉर्मली ईयर में इख्तलाफ होता है, कंपनियां मुख्तलिफ ईयर अडॉप्ट करती हैं, बाकी लोग नहीं करते। तो मसला है कि जो इंडिविजुअल हैं वो कब रिटर्न जमा करवाएंगे, या एओपी कब रिटर्न जमा करवाएंगे? उनकी तो जनाब बहुत ही आसान है, वो क्या है? 30 सितंबर ऑफ दैट ईयर, उस साल के 30 सितंबर तक। आसान हो गया बहुत। मतलब आपको क्या ना, एओपी में और इंडिविजुअल में नॉर्मली साल 30 जून को ही खत्म होता है। तो अगर मैं हूं आमिर शकील और साल खत्म हुआ मेरा 30 जून 2019 को, तो मैं कब रिटर्न जमा करवाऊंगा? अप टू 30 सितंबर 2019। मेरा जो साल खत्म हुआ 30 जून 2020 को खत्म होगा, मैं कब रिटर्न जमा करवाऊंगा उसकी? 30 सितंबर टू 2020 तक। बस हर साल जो साल खत्म होगा 30 जून को, उस साल के सितंबर तक। लॉ ने मुझे कितना टाइम दे दिया? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने दे दिए कि मैं 4 महीने के दौरान में अपनी रिटर्न जमा करवा लूं। ठीक है जनाब जी, समझ आया है कि रिटर्न हमने साल की जमा करवानी है। रिटर्न होती क्या है? रिटर्न होता है जनाब पूरे साल का हिसाब किताब, इसका टैक्स का और टैक्स कैलकुलेशन सारा कुछ। तो ये रिटर्न जो है हम लोग
जमा करवाएंगे इस तारीखों में। जी मुझे ओके करें, ये क्लियर हुआ है? देखिए इसको समझ आ रही है? जी देखिए और मुझे ओके का मैसेज करें। तो बेटा आज हम यहां तक करेंगे। पहला हमने किया कि हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। और सेकंड हमने किया कि व्हेन ही वुड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, कि वो कब अपनी रिटर्न फाइल करेगा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो इसके मुतालिक तो पूछ लें, यहाँ तक हम लोग करेंगे आज इसको। तो कोई सवाल किसी के जहन में बेटा तो पूछ ले वो।